जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में शासक और इमारतें, जो चैप्टर 5 है, क्लास 7 का यह इतिहास है। NCERT बुक से लिया गया है, जो सीटेट पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट से हम लोग यह समरी इसे कर रहे हैं, एक शॉर्ट नोट्स की तरह है। आप पूरा बुक ना पढ़ के कम समय में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें वो सारे पॉइंट्स को लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है आपका, कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। जैसे कुतुब मीनार के बारे में आप पढ़ेंगे बुक में भी, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा, कुतुब मीनार कै मंजिला इमारत है, तो 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। अभिलेखों की जो पट्टियाँ हैं किसके नीचे है, तो इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। यानी फर्स्ट मंजिल का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और तथा शेष मंजिलों का यानी 2, 3, 4, 5 तक में जो है वो किसने करवाया, इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह इस मंजिला का, इस कुतुब मीनार का जो है वो कब निर्माण करवाया था, तो 1199 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ अरबी में लिखी है। छज्जे, पहला मंजिल के छज्जे के नीचे में जो लिखा हुआ है, जो पट्टियाँ हैं 2 पट्टियाँ, वो किस में लिखी हुई है, किस भाषा में, तो अरबी में लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतें में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरे श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधिरचना। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिरचना। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, जिसमें आपका पहला पॉइंट है, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा ढंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। यानी शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर जो था वो किसने बनाया था, तो चंदेल राजवंश ने बनाया था 999 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे मंदिर का निर्माण होगा, इसका हाइट मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये उच्च और यहाँ पे पत्थर चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से दूर से ही, ठीक है, धीरे 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 धीरे, ये देख रहे हैं कैसे, देखिए चढ़ाई कैसे, इसका हाइट बढ़ते गया है, हाइट बढ़ते गया ना। तो ये 4 किलोमीटर दूर से ही ये रास्ता बनाते थे, लेकिन इसके आसपास जो एरिया में जो गांव बस जाते थे, तो उसी तरह से जो एक गांव जो बसा हुआ है जिसका नाम है फिलहाल अभी, क्या नाम है, उस गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, ठीक है, चारूपल्लम, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हरमंदिर। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब है ना स्वर्ण मंदिर, और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। राजा जो है वो मंदिरों का निर्माण क्यों करते थे भाई, कुछ तो कारण होता होगा ना, तभी तो करते थे। तो वो दिखाते थे क्या, अपना शक्ति, अपना धन, कि मेरे पास, मैं इतना शक्तिमान हूँ, मेरे पास इतना धन है, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा, जिसके प्रति निष्ठा रहेगी उसी के प्रति ना कुछ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चाराबाग कहलाते थे। चाराबाग क्यों कहलाते थे, क्योंकि ये समान 4 हिस्सों में बटे थे, जिसके कारण चार बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई, तो अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार, यानी मेहराबदार का मतलब प्रवेश द्वार है ना, मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, जिसे क्या बोलते हैं, पिस्तक, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चराबाग के मध्य में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है। 1565 निर्माण कार्य, उसका निर्माण कार्य कब हुआ था, 1565 निर्माण कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अल्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। जिन्हें इतिहासकार क्या कहते हैं, नदी तट बाग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण कब हुआ, तो 1643 में।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका फतेहपुर सीकरी के जोधा भाई। फतेहपुर सीकरी के जोधा बाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेका ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। गोथिक इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। ये था चैप्टर 5 समाप्त हो गया। अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ते हैं जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। यानी चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी। यानी चोल काल की जो कांस्य मूर्तियाँ थी वो किस तकनीक से बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा लुप्त मोम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मंदिर के कर्ता धर्ता दर्शनार्थियों ने, यहाँ पे देखिए ये शब्द है मंदिर के कर्ता धर्ता जो थे, अब जो दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इसी प्रकार मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। मीन्स नगर बसने लगे, उनका आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामिन और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। यानी पहले वहाँ पे मंदिर बनवाए गए, मंदिर के बाद वहाँ पे लोग गांव बस बना के बसने लगे और फिर धीरे धीरे वो क्या नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो यूपी और तिरुवनमलाई जो तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। यानी तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे किसमें बदल गया? आपका नगर में। जैसे वृंदावन कहाँ है? आपका यूपी उत्तर प्रदेश में है, और तिरुवनमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। अजमेर जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, लेकिन 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की कौन से राजाओं की? तो चौहान राजाओं की राजधानी था। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। देखिए वही जगह आपको मुगलों के समय में क्या बन गया? सूबा यानी मुख्यालय बन गया। ठीक है, लेकिन चौहान के समय में क्या था? वो राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। अनुमान लगाया था कि काबुल में प्रति वर्ष लगभग 30,000 रुपया का व्यापार होता था, जो उन दिनों भारी रकम थी। सोच लीजिए, अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रकम हो सकते हैं आपके लिए अभी के समय में, उस समय 30,000 उतना ही ज़्यादा रकम थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जराई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है शहरों के बदलते हुए भाग। इसमें हम लोग जानेंगे शहरों के बदलते हुए भाग। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए।
इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। नेक्स्ट है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। हम्पी के वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर यहाँ पे देख रहे हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी नगर कहाँ स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियाँ विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी वर्ष जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाणिज्य केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हुंडी, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करने जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत जो था वो पश्चिम का प्रवेश द्वार था। कैसे, आइए जानते हैं। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डच्चों और अंग्रेज़ों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। बताइए कितना बड़ा बंदरगाह था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछलीपट्टनम का जो किला था वो किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ
जो आज प्रमुख महानगर है, यानी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय कब हुआ? तो 18वीं सदी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। समुद्र के रास्ते से आते थे 4 जहाज को लेकर के वास्को डी गामा ने चला था वह, लेकिन उसमें से केवल 54 ही जीवित बच सके। ठीक है, 170 यात्री में से सिर्फ 54 जीवित रहे और 4 जहाज़ों में से सिर्फ 2 जहाज ही आ पाया, क्योंकि समुद्र बहुत सा हलचल होता था, उसमें वो डूब गए। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का अन्य शुभ परिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपना कब्जे में कर लिया। अब अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। अब ये 6 चैप्टर ख़त्म हो गया, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका 7 है, जिसका नाम है जनजातियाँ। तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा।